गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मीन्स। द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस सो दैट पेशेंट्स एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच इट। जो फार्मेसी होता है हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही लोकेटेड होना चाहिए, जिससे जो पेशेंट्स एंड स्टाफ्स होते हैं वो इजीली उसे अप्रोच कर सके। इन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग ऑफ अ हॉस्पिटल, द फार्मेसी शुड बी प्रीफरेबली लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट। जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, यदि कोई हॉस्पिटल है तो फार्मेसी उसमें सबसे ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, और उसकी जो डिस्पेंसिंग यूनिट होती है वो तो स्पेशली ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, जिससे जो पेशेंट्स हैं वो इजीली वहाँ से अपनी मेडिसिन को ले सके। आउट पेशेंट जो है वो बहुत ही इजीली अपनी मेडिसिन को वहाँ से ले पाए। आउट पेशेंट फार्मेसी शुड गिव अ प्लीजेंट अपीयरेंस। जो आउट पेशेंट फार्मेसी होती है वो प्लीजेंट अपीयरेंस में होना चाहिए एंड मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर सीटिंग ऑफ पेशेंट हु हैव टू वेट फॉर मेडिसिन। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो उन्हें अपनी मेडिसिन के लिए वेट करना पड़ता है, तो उनके लिए प्रॉपर सीटिंग स्पेस वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ओपीडीज वेटिंग रूम शुड बी गिव अ प्रोफेशनल लुक। जो ओपीडीज का वेटिंग रूम होना चाहिए वो प्रोफेशनल लुक दिखना चाहिए उसका। इट शुड हैव एजुकेशन पोस्टर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन एंड लाइट लिटरेचर फॉर रीडिंग। जहाँ वहाँ पर प्रॉपर लाइट होना चाहिए, और वहाँ पे जितने भी पोस्टर्स लगे हुए होते हैं वो एजुकेटिव होने चाहिए, और जो भी हेल्थ से रिलेटेड एंड हाइजीन से रिलेटेड होते हैं वो सारे पोस्टर वहाँ पर लगे होना चाहिए। स्पेस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, सॉल्यूशंस, बल्क पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा। जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक है, लाइक सॉल्यूशन हो गया, बल्क पाउडर हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गए, उनके लिए स्पेशली स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। द मैन्युफैक्चरिंग रूम शुड बी एडजेसेंट द फार्मेसी। जो मैन्युफैक्चरिंग रूम है वो फार्मेसी के बिल्कुल पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक इस कोने में है तो दूसरा उस कोने में। मेडिकल स्टोर्स ऑफ अ फार्मेसी शुड बी एडजेसेंट टू द फार्मेसी इटसेल्फ और शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फार्मेसी। वही बात कि जो फार्मेसी है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जस्ट पास में लगी होना चाहिए, मेडिकल स्टोर भी उससे पास में होना चाहिए। फार्मेसी रिसीव्स मटेरियल फार्मेसी रिसीव्स मटेरियल फ्रॉम टू सोर्सेज। जो हमारी फार्मेसी होती है वो टू सोर्सेज से अपने मटेरियल को रिसीव करती है। पहला है मेडिकल स्टोर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न ऑफ हॉस्पिटल। मतलब जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से वो अपने मटेरियल को रिसीव कर सकती है, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, मैंने बात की थी कल कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होती है, तो वहाँ पर जो फार्मेसी है वहाँ से भी अपने मटेरियल्स को ले सकती है। मेडिकल स्टोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इश्यूज अगेंस्ट रिक्विफिकेशन फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो मेडिकल स्टोर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो रिक्विफिकेशन फॉर्म सारे डिपार्टमेंट से इशू करती है। फार्मेसी डिपार्टमेंट एक्सरसाइज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, जिससे वो अपने मटेरियल्स को क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए। फार्मेसीज इशूज मटेरियल टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। जो फार्मेसी होती है वो अपने मटेरियल इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट को प्रोवाइड करती है। द इन पेशेंट्स आर सर्व्ड बाय नर्सिंग स्टेशन हु रिसीव देयर मटेरियल फ्रॉम द फार्मेसी। जो इन पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी फार्मेसी का सामान होता है, जो अपनी दवाई वगैरह होती है वो नर्सिंग स्टेशन से ही ले पाती है। जो फार्मासिस्ट होता है इन पेशेंट के लिए क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, फार्मासिस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, पेशेंट फार्मासिस्ट के पास गया और वो फार्मासिस्ट पूरा प्रिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करके, उसमें से दवाइयाँ सिलेक्ट करके सब कुछ वो नर्सिंग स्टेशन तक पहुंचा देता है। देन नर्सिंग स्टेशन से पेशेंट को दवाइयाँ मिल जाती है। हु रिसीव देयर मटेरियल फ्रॉम द फार्मेसी, मतलब वो वहाँ से अपनी दवाइयाँ प्राप्त कर लेते हैं। लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हम बात करें लेआउट की, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेसेस होते हैं। पहला होता है एसेप्टिक एरिया,
दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, उसके बाद उसको तीसरे एरिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड फिनिश प्रोडक्ट। एसेप्टिक एरिया में हम सारी मेडिसिन्स की प्रिपरेशंस करेंगे। ये एरिया जो होता है वो बिल्कुल बैक्टीरियल एंड वायरल फ्री होता है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी जो मटेरियल है उसकी वेइंग करना और ये सारी चीज़ें एसेप्टिक एरिया में होती है। एसेप्टिक एरिया से जो हमारा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, वो वहाँ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में सारी दवाइयाँ कंपाउंड होती है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल से फिर से रॉ मटेरियल का जो स्पेस होता है वहाँ से मटेरियल आता है एसेप्टिक एरिया में, एसेप्टिक एरिया से आता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, देन मैन्युफैक्चरिंग एरिया में मेडिसिन मैन्युफैक्चर होकर स्टोर में आती है, देन वो फिनिश प्रोडक्ट में चली जाती है। उसके बाद में एक पासेस होता है, पासेस के हम पास में जाएँ तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट और जितने भी कंट्रोलर होते हैं वो बैठते हैं। देन एक डिस्पेंसिंग यूनिट होती है और एक पेशेंट्स के लिए ओपन स्पेस होता है। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट फॉर मेंस। अब पहले हम बात करेंगे जनरल फ्लो चार्ट्स ऑफ आउट पेशेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे जनरल फ्लो चार्ट ऑफ इन पेशेंट की। तो हम बात कर ले आउट पेशेंट के बारे में। तो जब हॉस्पिटल फार्मेसी में जो आउट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, तो हम देखते हैं कि जब भी डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो सीधे फार्मासिस्ट के पास जाता है। मतलब पेशेंट ने डॉक्टर को दिखाया, उसने अपना प्रिस्क्रिप्शन लिया और वो सीधे गया फार्मासिस्ट के पास में। फार्मासिस्ट उसको रिसीव करता है, उसके बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को फील करता है। फील कैसे करता है, उसे पूरा ऑब्जर्व करता है, उसके बाद मेडिसिन को सिलेक्ट करता है, देन लेबलिंग करता है कि आपको कौन सी दवाई कब खानी, खाने के बाद खानी, कैसे क्या करनी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद उसकी प्राइसिंग करता है, प्राइसिंग करने के बाद उसको वो डिस्पेंस कर देता है। अब प्राइसिंग कैसे करेगा, 2 टाइप से करेगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब वो प्राइसिंग के बाद में पेमेंट की रिसिप्ट निकालेगा कि वो फ्री कॉस्ट है, कैश में दी है या उसका कुछ चार्ज अलग से लगा है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, उसको स्टैटिकल फॉर्म में लेकर आएगा। देन प्रिस्क्रिप्शन को फील्ड कैसे करेगा, 2 टाइप्स के उसके पास रजिस्टर होंगे। पहला होगा रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल, दूसरा होगा नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल। यदि उसने नॉर्मल दवाई दी, लाइक एंटीबायोटिक दे दी, NSAIDs दे दिया, तो वो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल में वो उसकी एंट्री करेगा। देन नार्कोटिक दवाई यदि उसने दी है, लाइक ओपियम और ये सब दिया है, तो वो नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल में उसे रिकॉर्ड कर लेगा। देन हम आते हैं जनरल फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट। तो इसमें 3 टाइप से पेशेंट तक दवाइयाँ पहुंच सकती है। पहला है, यदि डॉक्टर ने दवाई लिखी, RX रिटन बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, तो वो सीधे जाएगा नर्सिंग स्टेशन के पास, उसकी कॉपी चली जाएगी। उसके बाद में वो पेशेंट को मेडिसिन दे देगा, उसके बाद में वो पेशेंट्स को देगा दवाइयाँ। देन फिर वहाँ से फार्मासिस्ट से रिसीव करेगा, उसे उस ऑर्डर को फिल करेगा, देन वो डिस्पेंस कर देगा। फार्मेसी के पास यदि चले जाता है तो वो सीधे वहाँ से दवाइयाँ दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल्स पे। तो मटेरियल का फ्लो चार्ट कैसा होगा, सबसे पहले जो भी मटेरियल्स होगा वो स्टोर्स में होगा, स्टोर से वो जाएगा फार्मेसी में, फार्मेसी से वो जाएगा 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। पहले जाएगा वो पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब पेरेंटल से रिलेटेड सामान जो होगा वो पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चल जाएगा। सेकेंड, जो भी जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स होंगे वो उस वाली यूनिट में चले जाएंगे। देन वहाँ से वो बन के क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। यदि वहाँ से क्वालिटी अश्योर हो जाती है तो देन वो फार्मेसी में जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ जाएंगे मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर से वो डिस्पेंस हो जाएंगे इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट्स में एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है। तो हम देखें वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है। पहली है, there are great variation in the size of the floor space devoted to the pharmacy in the hospital of the same size and types। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग साइज की फार्मेसी बना दी जाती है, अलॉट कर दी जाती है। यदि बड़े साइज का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बड़ी फार्मेसी होती है, जहाँ छोटे साइज का हॉस्पिटल है वहाँ छोटे साइज की फार्मेसी होती है। इन स्मॉल हॉस्पिटल्स which one pharmacist only, one room is usually required for the pharmacy having a
combination of dispensing, manufacturing, administrative and all other section of a complete pharmaceutical services. छोटे हॉस्पिटल में क्या होता है, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट होता है, वही एक रूम के अंदर सारी चीज़ें करता है, सब एक कॉम्बिनेशन बना देता है, वहीं पे वो दवाइयाँ डिस्पेंस कर रहा है, वहीं पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी हो गया, और जितने भी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है वो सब एक रूम से वो चला रहा है. व्हेन स्टेरलाइट प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड देयर शुड बी सेपरेट रूम और एरिया फॉर सच वर्क. यदि हम स्टेरलाइट प्रोडक्ट को भी बना रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से रूम रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो जगह बिल्कुल बैक्टीरियल एंड वायरल फ्री होना चाहिए. तो ये स्मॉल हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं हो पाता. तो स्टेरलाइट प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं वो सारे बड़े हॉस्पिटल में बनते हैं. देन एन एरिया ऑफ दिस टाइप इज रिक्वायर्ड फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ lyophilized injection into series and for the preparation of intravenous and admixture, all of which must be sterile. मतलब जो भी जगह होती है जब इंजेक्शंस वगैरह को फील करते हैं, आईवी जो होता है वो फील करते हैं, वो जगह पूरी तरीके से स्टेराइल होना चाहिए. Hospital with 200 or more beds provides the opportunity of departmentalization of the फार्मेसी एक्टिविटी. जो हॉस्पिटल 200 बेड्स या उससे ज़्यादा के होते हैं वो फार्मेसी एक्टिविटी को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं. देयर शुड बी सेपरेट एरिया फॉर इन पेशेंट सर्विस एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, आउट पेशेंट सर्विसेज एंड ऑफिस for the chief pharmacist, a compounding, pre-packaging, a labeling room, a store room, sterile products and IV admixture room. ये क्या करते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हुए जो 200 या उससे ज़्यादा के बेड वाले होते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज फार्मेसी एक्टिविटीज़ को वो कैटेगराइज कर देते, सेपरेट हर डिपार्टमेंट को सेपरेट कर देते हैं. जैसे डिस्पेंसिंग बिल्कुल अलग कर दिया, आउट पेशेंट की सर्विस बिल्कुल अलग कर दी, इन पेशेंट की अलग कर दी, ऑफिस अलग कर दिया, चीफ फार्मासिस्ट का कैबिन बिल्कुल सेपरेट अलग, कंपाउंडिंग अलग हो रही है, वहाँ की पैकेजिंग अलग हो रही है, लेबलिंग रूम अलग हो गया, देन मटेरियल रखने का स्टोर रूम अलग, स्टेराइल प्रोडक्ट्स का जो है स्टोर रूम वो बिल्कुल एसेप्टिक टाइप से होता है, एंड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन रूम अलग होता है. A separate area for drug information services and space assigned on various nursing units for unit dose drug administration and clinical pharmacy services. मतलब वही बड़े हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे बिल्कुल ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का रूम भी से बिल्कुल सेपरेट होगा, और जितने भी क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस चलाई जाएगी उनका भी रूम बिल्कुल सेपरेट होगा. देन है फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट. The pharmacy requires a minimum of 250 square feet for any size of hospital. मतलब कितने भी साइज का हॉस्पिटल हो, हमको हमारी फार्मेसी 250 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए. मिनिमम 250 स्क्वायर फीट तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल सकती है. फ्रॉम दैट point on basic requirements from 10 square feet per bed in 100 bedded hospital, 6 square feet per bed in 200 bedded hospital, and an average of at least 5 square feet per bed in larger hospital. मतलब हम बात करें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 10 स्क्वायर फीट पर बेड हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है. 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 10 स्क्वायर फीट पर बेड रिक्वायर्ड होती है. यदि 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 6 स्क्वायर फीट पर बेड रिक्वायर्ड होती है, और यदि लार्जर हॉस्पिटल है तो 5 स्क्वायर फीट पर बेड रिक्वायर्ड होती है. द फ्लोर ऑफ द फार्मेसी शुड बी स्मूथ, इजीली वॉशेबल एंड एसिड रेजिस्टेंट. जो फार्मेसी का फ्लोर होता है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इजीली वॉश हो जाना चाहिए, और एसिड रेजिस्टेंस तो बहुत ज़रूरी होता है, वो तो होना ही होना चाहिए. नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन drains be provided, walls should be smooth, पेंट इन लाइट कलर. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस हैं वहाँ पे ड्रेनेज की सुविधा होनी चाहिए, वॉल जो होनी चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, और जो पेंट हुआ होता है वहाँ पे वो बिल्कुल लाइट कलर का होना चाहिए, जिससे लाइटिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है. द वुडन कैबिनेट्स आर इनेमल्ड और लैमिनेटेड. जो वुडन कैबिनेट्स होते हैं वो इनेमल्ड होना चाहिए या फिर लैमिनेटेड होना चाहिए. फ्लोरोसेंट लैम्प्स आर प्लेस्ड
इमीजिएटली अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन काउंटर होता है जहाँ पे हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, वहाँ पे फ्लोरोसेंट लैंप्स बिल्कुल टॉप पे लगे होने चाहिए। गैस आउटलेट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द वर्क टेबल और काउंटर फॉर द बंसन बर्नर्स। मतलब जो बंसन बर्नर्स जहाँ पर है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहीं पर ही गैस आउटलेट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको काम काम कहाँ करना है, गैस आउटलेट्स कहीं और दे रखा है। देन हम बात करते हैं ये रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ, एरिया इन स्क्वायर फीट। अब बी को हमने डिनोट किया है नंबर ऑफ बेड से। अब हम स्टोर रूम की यदि बात करें तो यदि 100 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे फार्मेसी की साइज होना चाहिए 450 स्क्वायर फीट। 300 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट। 700 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ होना चाहिए 2400 स्क्वायर फीट। अब डिस्पेंसरी की बात करें तो वहाँ पे यदि 100 बेड का हॉस्पिटल है तो डिस्पेंसरी यूनिट हमें चाहिए 350 स्क्वायर फीट। 300 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ चाहिए हमको 500 स्क्वायर फीट। 700 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ चाहिए हमको 800 स्क्वायर फीट। अब हम ऑफिस की बात करें, जो हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑफिस होता है उसमें यदि 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 110 स्क्वायर फीट जरूरी हो गया। 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 150 स्क्वायर फीट। 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 200 स्क्वायर फीट ऑफिस होना चाहिए। पेरेंटल्स के लिए अलग से जगह होती है, तो यदि 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 600 स्क्वायर फीट पेरेंटल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। 700 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो 800 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस्ड टेबलेट एंड कैप्सूल, जो वो टैबलेट, यदि हम टैबलेट बना रहे हैं तो 700 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 900 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए टैबलेट्स को बनाने के लिए। यदि कैप्सूल बना रहे हैं तो 700 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 200 स्क्वायर फीट भी चल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अंडर एसेप्टिक कंडीशन फॉर आई ड्रॉप्स, आई लोशंस एंड अदर प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल यूज। जितने भी प्रिपरेशन है लाइक आई लोशंस हो गए, आई ड्रॉप्स हो गए, एसेप्टिक कंडीशंस वाले जितने भी होते हैं उसके लिए 300 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो 250 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 500 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। हॉस्पिटल फार्मेसी में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला हो गया प्रिस्क्रिप्शन केस, हमें प्रिस्क्रिप्शन केस की रिक्वायर्ड होती है। ड्रग स्टॉक कैबिनेट्स विथ प्रॉपर शेल्व्स एंड ड्रॉर। ड्रग स्टॉक, हम ड्रग्स कहाँ स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर कैबिनेट्स और शेल्व्स और ड्रॉर रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा वुडन के होते हैं। सेक्शनल ड्रॉर्स कैबिनेट विथ कपबोर्ड बेसिस। कपबोर्ड बेसिस पे अलग अलग सेक्शन के वाइज में कैबिनेट और ड्रॉर होना चाहिए। वर्क टेबल्स एंड काउंटर्स फॉर रूटीन डिस्पेंसिंग, हमें हमारे काम करने के लिए एक टेबल जरूरी होती है और रूटीन जो मेडिसिन डिस्पेंस होती है उसके लिए एक अलग से काउंटर होना चाहिए। सिंक विथ ड्रेन बोर्ड, एक सिंक चाहिए जिसका ड्रेनेज बोर्ड भी साथ में होना चाहिए। कैबिनेट्स टू स्टोर मोटार एंड पेस्टल, मोटार पेस्टल रखने के लिए एक अलग से कैबिनेट होना चाहिए। कैबिनेट्स फॉर ग्लास यूटेंसिल, फ्लास्क, फनल्स एंड बीकर्स। ग्लास यूटेंसिल जितने भी होते हैं जैसे फनल, बीकर, फ्लास्क, इन सबको रखने के लिए एक अलग से कैबिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही कैबिनेट पे हमने मोटार पेस्टल भी रख दिए और एक ही कैबिनेट में उसी कैबिनेट में हमने ग्लास यूटेंसिल भी रख दिए, तो उससे हमारे ग्लास यूटेंसिल जो होते हैं वो टूटने का डर रहता है। रेफ्रिजरेटर ऑफ सुटेबल कैपेसिटी, एक फ्रिज भी वहाँ जरूरी होता है। नार्कोटिक सेफ विथ इंडिविजुअली लॉक्ड ड्रॉर, जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए ड्रॉर्स बिल्कुल की एंड लॉक वाले रिक्वायर्ड होते हैं। ऑफिस डेस्क विथ टेलीफोन कनेक्शन एंड फाइल कैबिनेट्स, जो ऑफिस डेस्क होती है वो हमें टेलीफोन कनेक्शन के साथ में और फाइल कैबिनेट के साथ में जरूरी होती है। सेल्फ स्पेस फॉर फार्मेसी लाइब्रेरी, फार्मेसी लाइब्रेरी के लिए एक सेल्फ स्पेस रिक्वायर्ड होता है। डिस्पेंसिंग विंडो फॉर नर्स एंड आउट पेशेंट, जो दवाइयाँ हमको डिस्पेंस करनी है तो उसके लिए इन पेशेंट के लिए तो हम नर्सेस को देंगे तो उनके लिए एक विंडो अलग होनी चाहिए और आउट पेशेंट जो ओपीडी वाले होते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग विंडो होनी चाहिए। The parenterals are prepared in a separate room in large hospital they are equipped with,
जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है, हमने पहले भी बात की थी, जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है वो हमेशा बड़े ही हॉस्पिटल में होता है, जिसके लिए एक एरिया बिल्कुल सेपरेट होता है। तो वहाँ पे हमें क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड होती है? पहला होता है वाटर स्टील, वर्क बेंच, कैबिनेट्स, resistance glass storage tanks, burettes, cinches glass filters, bottle rakes, adjustable metal safes, double sink with drain board, pressure sterilizers, etc. Depending on upon the type of manufacturing undertaken in the hospital, equipment such as ointment mills, mixing machines, collapsible tubes, fibers, powder mixtures, granulators, tablet compressing machine, and filter pressures may be considered for installation in the hospital. अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से डिपेंड करके हॉस्पिटल अपने इक्विपमेंट्स को लगाता है। यदि हम वहाँ पे ऑइंटमेंट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे हमको ऑइंटमेंट मिल्स चाहिए, मिक्सिंग मिल्स चाहिए, उसके बाद ट्यूब्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए, पाउडर जो होते हैं उनको मिक्सचर करना के लिए मिक्सचर चाहिए, ग्रैनुलेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यदि हम टैबलेट्स बना रहे हैं, टैबलेट्स कंप्रेसिंग मशीन की भी रिक्वायरमेंट होगी, फिल्टर्स होंगे ज़रूरी हमें। ये सब हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल होने ज़रूरी होते यदि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब आते हैं हम पर्सनल्स पे। द ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट हैज़ एन इंटीग्रेटेड सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पेंसिंग सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एंड क्लिनिकल फार्मेसी। एक हॉस्पिटल फार्मेसी, एक ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, उसका सेटअप बिल्कुल अलग ही होता है। जैसे डिस्पेंसिंग सेक्शन अलग हो गया, दवाई देने का सेक्शन अलग, मैन्युफैक्चरिंग दवाई बनाने का सेक्शन अलग, क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे जहाँ पे हम क्वालिटी टेस्टिंग करते दवाई की वो सेक्शन अलग हो गया, एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सेक्शन अलग हो गया। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल फार्मेसी में ही हो सकते हैं। देयर आर नो स्टैंडर्ड रूल्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर inpatient pharmacy department, and it is the nature and quantum of services to be provided that governed by the government the personal requirement। पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। ये सब कुछ एक हॉस्पिटल ही डिसाइड करता है कि उसकी हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है। द नंबर ऑफ फार्मेसिस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल आर कैलकुलेटेड on the basis of workload, like the number of prescriptions received and dispensed, number of beds available. For a very small hospital, minimum 3 pharmacists are requirement. A number of beds increased, the number of pharmacists also increased। तो वही बात होगी, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता जाएगा हॉस्पिटल का, वैसे वैसे वो फार्मेसी के रिक्वायरमेंट भी बढ़ाते जाएंगे। कम से कम 3 फार्मासिस्ट तो होने ही चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हॉस्पिटल हो, ठीक है। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा, जैसे हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन रिसीव, ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन हैं तो हमको ज़्यादा फार्मासिस्ट लगेंगे, हमको दवाइयाँ भी डिस्पेंस करनी होती है तो उसके लिए भी हमें फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। द फार्मासिस्ट should possess adequate pharmacy qualification and experience। जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास उसकी खुद की अपनी डिग्री और एक्सपीरियंस होना जरूरी होती है। द ओवरऑल चार्ज ऑफ द इन पेशेंट डिपार्टमेंट शुड रिमेन विद द चीफ फार्मासिस्ट। बट फार्मासिस्ट कितना भी क्वालिफाइड हो चलेगा, बट जो भी चार्जेस होते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट के स्पेशली वो सब होते हैं चीफ फार्मासिस्ट के पास में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बेड के हिसाब से कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम बेड स्ट्रेंथ की बात करें हॉस्पिटल की, यदि हॉस्पिटल हमारा 50 बेड्स के हिसाब से है तो वहाँ पे 3 फार्मासिस्ट तो मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। यदि 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, 200 बेड का है तो 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड का हॉस्पिटल है 10 फार्मासिस्ट, 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 15 फार्मासिस्ट होने हमारे जरूरी ही होते हैं। इससे ज़्यादा होंगे तो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। In the pharmacy is also involved in the manufacturing of drug, an adequate number of pharmacy technicians,
assistants, peons, etc. may be required. यदि फार्मेसी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी हमारी यदि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो केवल फार्मासिस्ट ही नहीं चाहिए, उसके अलावा भी हमें अदर स्टाफ चाहिए, जैसे फार्मेसी टेक्नीशियंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, दवाइयों की वेइंग कौन करेगा, ये सब कौन करेगा, फार्मेसी टेक्नीशियंस। तो हमें फार्मेसी टेक्नीशियंस चाहिए, असिस्टेंट्स चाहिए, जो भी हमारा चीफ फार्मासिस्ट होगा उसके लिए हमें असिस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे प्यून्स जो भी हमारा हाउसकीपिंग्स का वर्क होगा वो सब प्यून्स करेंगे, ये सब हमें जरूरी होगा। बोथ मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल वर्कलोड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट। मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट की जितना भी वर्कलोड होगा उसको मेजर करके ही हम डिटरमाइन करेंगे कि हमको क्या क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी हमारे वर्कलोड पे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर layout, location, flowchart of material and means of hospital pharmacy. Thank you.